नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिसको बात करें मीडिया की, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी यानी चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, तो कहीं ना कहीं हम यूँ कहेंगे कि वाकई जनता की आवाज़ बनकर भी हमारे मीडिया के माध्यम से सामने आती है। जनता के मुद्दे हों, चाहे युवाओं के मुद्दे हों, चाहे उनके आम जनता हो। तो आज इसी विषय में कुछ ऐसी बातें हमारे कुछ दिनों पहले आई हैं जिसकी वजह से पत्रकारिता पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। तो आज हमारे साथ इसी विषय में बात करने जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशीष कोहली जी, यानी कि यूँ कहें हमारी जनता के चहेते लोकप्रिय आशीष कोहली जी हमारे भाई बंधु बड़ी अच्छी पत्रकारिता करते हैं, यानी कि मुद्दे ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करते हैं और जनता के हित की बात, खास करके युवाओं के हित की बात हमेशा इन्होंने सामने लाई है। चलिए बात करते हैं। आशीष जी, आपका एक बार फिर से हमारे खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रश्मि जी, और आपके कैमरामैन, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कभी भी कोई इशू होता है तो मेरे से बात करते हैं। और सभी जनता जो लोग देख रहे हैं सभी को जय हिंद जी। आशीष जी, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, तो वो वीडियो एक बवाल बहुत बड़ा खड़ा हो चुका था। इस तरह की चीज़ें हम यूँ कहेंगे कहीं ना कहीं हमारी पत्रकारिता पर भी सवालिया निशान खड़ा कर देती हैं। और किन किन चीज़ों का, आप बहुत वरिष्ठ और आपकी पत्रकारिता हम देखते हैं बड़ी अच्छी सुलझी हुई आप पत्रकारिता करते हैं और हम लोगों के लिए भी आप इंस्पिरेशन है। हमारे भाई हैं आप, और अच्छा हमें भी लगता है जब आप सामने आते, लोग आपको पसंद करते हैं और लोग अपनी राय आपके मीडिया के माध्यम से रखते हैं। तो जानना चाहेंगे किस तरह की चीज़ें अगर सामने आए तो हमें किन किन चीज़ों का, खास करके जब हम एक मीडिया पर्सन बनकर सामने आते, किन किन चीज़ों की सावधानियां हमें भी बरतना ज़रूरी है ताकि कल को हमारी क्रेडिबिलिटी पर सवाल ना खड़े हों। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की और बड़ा अच्छा ये टॉपिक जो आपने चुना जिस पे हम आज बात कर रहे हैं। ये कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है जिससे कि एक बहुत बड़ा बवाल हमारे जम्मू कश्मीर में खड़ा हो सकता था, जो कि मैं धन्यवाद करूंगा सभी कम्युनिटीज़ का, सभी धर्म के लोगों का जिन्होंने किसी तरह का बवाल नहीं खड़ा किया और बड़े ही सहनशीलता के साथ इस पूरे इशू को जो है सॉर्ट आउट किया। और धन्यवाद करूंगा पुलिस का जिन्होंने उसी टाइम कॉग्निजेंस लिया और FIR भी कुछ लोगों पे दर्ज हुई है। पहली बात तो किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना बिल्कुल सही नहीं है और मैं इसको कभी सपोर्ट नहीं करता। ना आप किसी धर्म के खिलाफ बोलें और ना कोई किसी के धर्म के ऊपर उंगली उठाए, क्योंकि धर्म को हर चीज़ से अलग रखना चाहिए। क्योंकि धर्म के ऊपर जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे की भावना, एक दूसरे की मतलब आस्था के ऊपर जो है बड़ी ठेस पहुंचती है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। तो मैं सबसे पहले तो क्रिटिसाइज़ करता हूं इस चीज़ को, जो कुछ भी ये हुआ। दूसरी बात, हम पत्रकारों के ऊपर ना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है रश्मि जी। आप अभी मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, आपके मुँह से एक एक निकला हुआ शब्द कई लोगों तक पहुँचेगा, कई लोग उसको सुनेंगे, कई लोगों पर उस शब्द का असर होगा। तो हमें बहुत चीज़ें जो है नाप तोल कर बोलनी चाहिए। कई बार इंसान से गलती हो जाती है, पत्रकार भी इंसान ही है, कोई भगवान तो है नहीं कि उससे गलती नहीं होगी। तो पत्रकार से अगर गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर गलती बहुत बड़ी हो और जबकि पता हो कि हम किस स्टेट में रहते हैं और हम इस चीज़ को अगर तूल देंगे तो वो सही पत्रकारिता नहीं है। तो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो वो एक रिकॉर्डेड वीडियो था, लाइव भी नहीं था। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए थी एक चैनल को भी और रिपोर्टर को भी कि किस तरह से फ़िल्टर करना होता है हर चीज़ को। हमारे मीडिया में एक शब्द आता है फ़िल्ट्रेशन। तो फ़िल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हमें कुछ गलत चीज़ लगे तो हम उसको फ़िल्टर कर लें। क्योंकि जब मैंने मास्टर्स कर रहा था अपने जर्नलिज्म में तो हमें वहाँ पर एक टॉपिक पढ़ाया गया, मेरे टीचर हैं अर्चना मैम, उन्होंने पढ़ाया, मैं आज भी उनको सल्यूट करता हूँ, पीस जर्नलिज्म। पीस जर्नलिज्म उन्होंने, और मेरे एक टीचर हैं मुनीस सर, उन्होंने पढ़ाया। जब उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने एक चीज़ समझाई कि हम पत्रकारों का सबसे बड़ा काम ये होता है कि एक जगह पर जहाँ पर आग सुलग रही हो ना, वहाँ पर पानी डालना है, ना कि वहाँ पर तेल डालना है ताकि वो आग और भड़के। तो हम पत्रकारों का ये काम होता है कि उस आग को शांत करना है, एक पीस जर्नलिज्म करनी है, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया में अगर आप रहते हैं या वहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ों का खास ध्यान रखना। और मैं अपनी पत्रकारिता में हर बार इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ, अपने सीनियर से कई बार कंसल्ट कर लेता हूँ कि ये चीज़ गलत तो नहीं है। और हम अगर किसी को पूछ लेंगे तो वो गलत नहीं होगा। जैसे कि मैं आपसे कोई चीज़ कंसल्ट कर लूँ, आप मेरे से कंसल्ट कर लें, तो इसमें ना मैं बड़ा हूँ, ना आप छोटे होंगे, ना आप बड़े होंगे, ना मैं छोटा हूँगा। तो शायद वो गलती हुई है, अब उस गलती का भुगतान बहुत बड़ा सहना पड़ रहा है। FIR एक पत्रकार पे भी लगी है, जो कि होना नहीं चाहिए था। लेकिन कई चीज़ें जो है, हम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, जो है
वो लॉ एंड ऑर्डर खुद देखेंगे, लेकिन हमें पत्रकारिता करते समय 100 बार सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कि अगर रश्मि जी कुछ बोल रही हैं तो क्या बोल रही हैं, आशीष कोहली कुछ बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, या हमारे बाकी पत्रकार बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि उससे कोई चीज़ मिस हो रही है तो वो किसी से पूछ सकता है, अपने सीनियर लोगों से पूछ सकता है। मैं नहीं कह रहा आपसे पूछे, मेरे से पूछे, और बड़े सीनियर पत्रकार हैं उनसे पूछ सकते हैं, ताकि गलत चीज़ ना जाए सोसाइटी के अंदर, जिससे जर्नलिज्म के ऊपर भी उंगलियां ना उठे, चैनल के ऊपर भी ना उठे, पत्रकार पे भी ना उठे, और हमारी स्टेट जो एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हम सब इकट्ठे इस एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, तो ये गुलदस्ता भी ख़राब ना हो, एक एक फूल इकट्ठा रहे, ताकि हमारी जम्मू कश्मीर के लोग मिसाल दें, ना कि इस तरह की चीज़ों से हमारी स्टेट का नाम खराब। बिल्कुल आशीष जी, वाकई वैसे मिसाल दी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों, जितने भी सिविल सोसाइटी के अलग अलग समुदाय के लोगों ने, और खासकर हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी सहज से काम किया लिया, और एक बड़ी बहुत बड़ा जो कि हम यूँ के बवाल यहाँ एक बहुत बड़ा फसाद खड़ा होने से हमें बचा लिया गया। और वाकई हम धन्यवाद, जिस तरह से आपने कहा, हम अपनी जनता का भी धन्यवाद करते हैं कि इस तरह की कॉपरेशन हमेशा दिखाई है। अगर भूल चूक तो इंसान से ही होती हो भी जाती है, तो हमें उन गलतियों को दोबारा से दोहराना नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो आशीष जी, अच्छा, आपने बड़ा अच्छा हमारी जस्टिफाई किया इस चीज़ को कि पत्रकारिता और पत्रकार को किस तरह से काम करना, और साथ साथ हम आते हैं, आप हमेशा हमारे युवाओं के, बेरोज़गार युवाओं के, या हमारे जो पढ़े लिखे एजुकेटेड हाईली क्वालिफाइड युवाओं के मुद्दों को उठाते हैं। और जिस तरह अभी हाल ही में हम जानना चाहेंगे कि जो कि इंजीनियर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप को उनको उस ग्रुप को ही रिवोक कर दिया गया, तो कितने सारे लोग इंजीनियर्स जो हैं सड़कों पर आ गए, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और रश्मि जी, मैं ही सिर्फ यूथ की बात नहीं करता, आप भी करते हो, हमारे बाकी पत्रकार भाई वो सभी करते हैं, और ये ज़रूरत भी है, क्योंकि नेशनल मीडिया के पास जम्मू के लिए वक्त नहीं है, उनके पास कश्मीर के लिए ज़्यादा वक्त है। इसीलिए हम लोग जो हैं, हम लोग अपनी स्टेट के लोकल पत्रकार होने के नाते हम लोग अपने जम्मू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और गर्व से करते हैं। और मुझे इस चीज़ का बड़ा गर्व है कि मैं, आप, बाकी पत्रकार जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की आपने बात की, तो ऑलरेडी 50,000 नौकरियां अभी तक नहीं मिली हैं। 10,000 नौकरियों के फॉर्म ज़रूर लग चुके हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे नौकरी नहीं लगी हैं। कोविड का बार बार हवाला दिया जाता है, लेकिन कोविड के चलते टोल प्लाजा ज़रूर लग जाते हैं, और बाकी सारे कानून ज़रूर लागू हो जाते हैं, लेकिन जो जनता की जेब से खींचा जाए वो लग जाता है, पर जनता को नौकरियां नहीं मिल सकती। चलिए, ये तो अलग बात है। लेकिन आपने जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की बात की, मैं ना बड़ी देर से इनका ना इशू उठा रहा हूँ। ऑलरेडी इंजीनियर्स के लिए ना पोस्टें नहीं निकल रही हैं, कई देर से पीएससी ने जो है पोस्टें नहीं निकाली हैं। हाँ, लगातार इंजीनियर्स बच्चे बन ज़रूर रहे हैं, तो इसलिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये ज़रूर कहा था कि अगर आप नौकरी नहीं दे सकते ना, तो आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस को कम से कम बंद कर दें, ताकि जो एक बर्डन है ना इंजीनियर्स का, वो ना बढ़ता जाए। लोगों का, बच्चों का एक पैशन है, हमें इंजीनियर बनकर आगे आना, और वो बच्चे क्लियर करके इंजीनियरिंग बाहर आते जा रहे हैं, और लाइन लंबी होती जा रही है। तो यहाँ तो पहले उस लाइन को छोटा करें, तो फिर उसके बाद नए इंजीनियर्स बने। अब एक नया जो यूटी का कानून के यूटी के हिसाब से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बंद कर दिया गया है, उनको मतलब यहाँ से हटा दिया गया है, तो उससे हमारे 15 से 18,000 जो इंजीनियर्स हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंडर लगे हुए थे, और वो एक आउटसोर्सिंग की हुई थी, जिनको सरकारी नौकरी तो नहीं थी, लेकिन सरकार के साथ जुड़े हुए थे, उनको निकाल देने के बाद बहुत बड़ा एक बर्डन इंजीनियर्स के ऊपर भी आ गया है कि ऑलरेडी इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं, दूसरी तरफ से आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बंद कर दिए। तो मैं अपील करूंगा कि एक पत्रकार होने के नाते अपने यूथ को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मनोज सिन्हा जी से, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से, कि इस बारे में कुछ सोचें, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो बंद ना हो। अगर आप इंजीनियर्स को थोड़ा टाइम, वो बिल्कुल ये ना उम्मीद तोड़ो, ताकि अगर नौकरियां मिलने में वक्त लग सकता है, तो जो हैं वो तो मतलब लो ना उन लोगों से। आशीष जी, बड़ी अच्छी बात की। और साथ ही बात करें आशीष जी, एक बड़ा ही मुद्दा है, यूँ कहेंगे सेंसिटिव, हम कहेंगे कि काफ़ी सारे परिवार जुड़े हैं। बात करते हैं एसपीओस की, कि दुश्मन की गोली खाने के लिए भी तैयार है, कवड़ के साथ लड़ने के लिए भी तैयार है, हर लिहाज से अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए वो कंधे से कंधा मिलाकर एक परमानेंट एम्प्लॉई यानी कि जो पुलिस अधिकारी, उनके साथ वो खड़े हैं। और जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही बारामूला के करेरी इलाके में हमारे एक एसपीओ शहीद हो गए, 2 सीआरपीएफ के जवान भी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। सबसे पहले तो नमन करते हैं हम उन शहीद वीर जवानों को, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में एक पल की भी यानी कि देरी नहीं की। और सैल्यूट करते उन माँओं को, उन परिवारों को जिन्होंने ऐसे सपूत को जना है। वाकई दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। क्या कहेंगे आशीष जी, जिस तरह से एसपीओ जो शहीद हुए हैं, महज 18,000 उनकी सैलरी है। बात यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि उनके परिवार का क्या, एक उम्मीद लगाकर
कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, यहाँ हमारे बेटे बेल्ट फोर्स में जाते हैं, खुशी से भी वो यूनिफॉर्म पहनते हैं और देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं, पर परिवार का क्या? ये बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल, आपको याद होगा अभी तो इनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है एसपीओज़ की। जी, बिल्कुल। पहले इनको सिर्फ 3,000 रुपये मिलते थे एसपीओज़ को, चाहे उनकी नौकरी 10 साल हो गई है, 15 साल हो गई है, 3 साल हो चुके हैं या 1 साल हुई है। तो मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी को पूछा था, मैं हर बार जब मिलते थे उनको एसपीओज़ के बारे में पूछता था, और एक इनका अलाउंस होता है उसके बारे में, तो अलाउंस तो डीजीपी सर ने बढ़ा दिया, लेकिन एसपीओज़ का भी मसला वैसा ही पड़ा हुआ है। तो डीजी सर ने मुझे बड़ी हंसते हुए एक बात बोली कि मुझे अच्छा लगता है कि एक पत्रकार को पुलिस की बड़ी चिंता है और एसपीओज़ की बड़ी चिंता है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, गर्व हुआ इस बात पर। एसपीओज़ की तनख्वाह तो बढ़ा दी गई है, अब 6,000 से 18,000 या 16,000 तक कुछ तनख्वाह है वो मिलती है इनको, वो इनके टेन्योर के हिसाब से, कि किसी को 3 साल के बाद इतनी तनख्वाह, 5 और 6 और 8 साल 10 साल के बाद तनख्वाह ठीक है, लेकिन उन एसपीओज़ का क्या जो लोग शहीद हो रहे हैं। बिल्कुल। आप एक तरफ से वैसे तो मैं तो चाहता हूं कि आतंकवादी मारे जाएं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, हमारी पुलिस ना शहीद हो, लेकिन एक तरफ से एक पुलिसकर्मी शहीद हो रहा है तो उसकी जगह उसके घर के किसी को शख्स को नौकरी भी मिलती है, लेकिन एक तरफ से एसपीओ शहीद हो रहा है तो उसके लिए कोई नहीं है, तो वो कुछ अमाउंट उनको दी जाती है, वो कितने दिन ही रहेगी। तो एक एसपीओ जो कंधे से कंधा मिलाकर हर पुलिसकर्मी के साथ काम करता है, उस टाइम ये तो नहीं देखा जाता कि एनकाउंटर शुरू हो गया है, आतंकवादी नगरोटे में आ गए, तो ये नहीं देखा जाता कि यहाँ परमानेंट जाएगा एसपीओ, तब तो सबको भेजा जाता है। लेकिन जब हमारे एसपीओ शहीद होते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं है। तो मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी होम मिनिस्टर, और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी से अपील करूंगा कि कृपया करके एसपीओज़ की जो एक पेंडिंग आपने रखा हुआ है, इनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम करना, एक पॉलिसी फ्रेम की जाए, चाहे आप इनकी सैलरी जिस हिसाब से भी आप रखना चाहते हैं रखें, लेकिन इनको परमानेंट किया जाए, ताकि इनको अलाउंस बाकी जवानों की तरह, बाकी सिपाहियों की तरह मिले, ताकि कल को अगर ये वीर गति को प्राप्त होते हैं तो इनके परिवार को कम से कम सिक्योरिटी हो, क्योंकि वो लगातार दिन रात कोविड हो, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो या फिर टेररिज्म हो, दिन रात काम कर रहे हैं। तो मैं तो सल्यूट करूंगा अपने एसपीओज़ को, और थोड़े दिन पहले जैसे आपने खुद ही बताया कि वीर गति को एक हमारे एसपीओ शहीद हुए, उनके परिवार को मैं नमन करूंगा, और अब वक्त आ गया है कि एसपीओज़ को परमानेंट कर देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद आशीष जी। अच्छा जी, चलिए अब एक आखिरी सवाल, पूरा जिस तरह का माहौल हमारे जम्मू कश्मीर की हम मोस्टली बात करते हैं अपनी युवाओं की खास करके, और जम्मू की तरफ भी देखा जाए, हर युवा जो है आज सड़कों पर है, चाहे वो 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चर हो, चाहे SRO 24 के अंडर टर्मिनेटर जो स्टाफ है वो हो, चाहे SRO 202 के हो, चाहे रहबरे खेल के हों, चाहे आल PDD PHE डेली वेजर कैजुअल लेबर्स हो, आज हर एक हमारा ये युवा, हमारे ये कर्मचारी जो अस्थायी हैं वो आज सड़कों पर हैं। क्या उम्मीद करते हैं जो हमारे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी आए हैं, क्या आपकी वीडियो हमें इतना ज़रूर विश्वास है सीनियर अधिकारी डिपार्टमेंट, और कम से कम हमारे जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ज़रूर पहुंचेगी, और कम से कम हमारे माध्यम से ही उन लोगों की आवाज़ आगे पहुंची तो सही। क्या कहेंगे कि उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो नए गवर्नर आए हैं ज़रूर इन चीज़ों का संज्ञान लेंगे? देखिए, उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, उसके बिना तो कोई उम्मीद पे दुनिया का। हाँ बिल्कुल, तो उम्मीद तो है हमें। आपको याद होगा मेरा लास्ट इंटरव्यू जो फॉर्मर LG यहाँ पर जीसी मुर्मू जी, जो कि इस टाइम कैग में कैग के हेड हैं, तो जीसी मुर्मू जी का लास्ट इंटरव्यू, और 2 घंटे के बाद वो रिज़ाइन कर गए थे उसी दिन। तो मैंने उनसे यही बात की थी कि बड़ी उम्मीद है, आप आए हैं तो हम जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे दिन देखना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़ा उम्मीद बताई थी कि बट 2 घंटे के बाद क्या हुआ, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने। अब मेरी ये जब भी उनसे इंटरव्यू होगा मैं सेम सवाल उनसे ज़रूर पूछूंगा कि बड़ी उम्मीद है युवाओं को, और आप आए हैं, पर हम ये नहीं चाहते कि ये भी यहाँ से रिप्लेस नहीं, अब कुछ देर तो रहने चाहिए। तो रिज़ाइन मतलब मैं ये ज़रूर बात करूँगा कि बच्चों को बड़े उम्मीदें हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो मेरे ख्याल से उम्मीद होनी चाहिए। और मैं तो मुझे लगता है कि बड़ी आशा है नए गवर्नर साहब से, और वो हमारी स्टेट को, हमारी यूनियन टेरिटरी को अच्छे से देखेंगे। और इसी बीच में ना एक डेंटल डॉक्टर्स की भी काफ़ी देर से पोस्टें नहीं निकले हैं। 2005 में KS अपना माफ़ कीजिएगा PSC ने डेंटल डॉक्टर्स की पोस्टें निकाली थी, उसके बाद आज तक डेंटल डॉक्टर्स की 15 साल हो चुकी है अभी तक। हाँ, 15 साल हो चुके हैं, अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं घरों में। और लगातार डेंटल डॉक्टर्स जो है अपनी डिग्री करके आते जा रहे हैं,
डेंटल डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिनके इक्विपमेंट्स बड़े महंगे हैं। अगर आपको प्राइवेट क्लिनिक भी सेटअप करना है एक डेंटल डॉक्टर को, तो उसके लिए उनको काफ़ी पैसा चाहिए। लोन कहाँ से लेंगे, एक इंडिविजुअल किस तरह से लोन लेंगे, बैंक भी बड़ा कुछ मांगता है, और पहले परिवार उनको पढ़ाने के लिए इतना खर्चा करेगा, फिर लोन के लिए क्या क्या मॉर्टगेज करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो कम से कम पीएससी को चाहिए कि हमारे नए चेयरमैन आए हुए हैं BR शर्मा जी, मेरी उनसे भी अपील है कि वो कम से कम थोड़ी थोड़ी पोस्टें जो हैं डेंटल डॉक्टर्स की निकालें, ताकि हमारे डेंटल डॉक्टर जो बेरोज़गार हैं उनको कम से कम रोज़गार मिले। जम्मू में भी यही स्थिति है, कश्मीर में भी, वहाँ के भी डेंटल डॉक्टर मुझे रोज़ अप्रोच करते हैं, तो मैं उनकी आवाज़ ज़रूर उठाता हूँ। लेकिन मेरी उम्मीद है कि अब BR शर्मा जी शायद डेंटल डॉक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। जी। आशीष जी, चलिए जाते जाते हमारी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इन परिस्थितियों में, हम चाहेंगे? बिल्कुल, बड़ा अच्छी बात की आपने कि जनता को मैसेज, मेरा सभी से यही मैसेज है कि हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर हालात ख़राब करने के कई एंटी एलिमेंट्स काम करते हैं, और वो सोशल मीडिया की मदद से इस तरह की कोशिश करते हैं। मेरी सबसे अपील है कि इनके प्रोपोगंडा में ना आइए, देश के लिए काम करिए, अपनी यूनियन टेरिटरी के लिए काम करिए। यहाँ पर बच्चों में बड़ा ज़्यादा स्किल्स हैं, बड़ी ज़्यादा उनमें एबिलिटी है, वो लोग अपनी एबिलिटी, अपने स्किल्स को अच्छी जगह यूज़ करें और JNK का नाम रोशन करें। और हाँ, इस तरह के जो मैसेजेस आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पे जो आते हैं उनको आगे फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि बोलने वाले के साथ साथ, टेलीकास्ट करने वाले के साथ साथ जो लोग इस मैसेजेस को फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये सब के सब जो हैं लॉ एंड ऑर्डर के घेरे में आ जाएंगे। और पुलिस के हमारे IG साहब मुकेश सिंह जी ने साफ कहा है, जो लोग फॉरवर्ड भी करेंगे इस तरह के हेट्रेड मैसेज, इस तरह के हेट्रेड वीडियोस, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो मेरी सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग खुद से पत्रकार मत बनिए, अच्छे चैनल्स, अच्छे पोर्टल्स को फॉलो करें जो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दें। जी बिल्कुल। और थोड़ी लेट ज़रूर न्यूज़ आपको कभी कभी मिल सकती है, लेकिन ऑथेंटिक मिलेगी। प्लीज़ अपने से ये फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेजेस को आगे वायरल मत कीजिए, इससे हालात ख़राब हो सकते हैं हमारी स्टेट में। और इस गुलदस्ते को, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इकट्ठे हैं, वो सभी इकट्ठे रहें। और मेरी सभी कम्युनिटी, सभी रिलीजियस लोगों से और कम्युनिटीज़ से एक ही मैसेज है, और उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, आप सभी लोग बड़ा एक साथ होकर योगदान देते हैं और हमारी स्टेट को किसी गलत प्रोपोगंडा में फंसने से बाहर निकालते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, और मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को मेरी तरफ से सल्यूट है। जय हिंद। धन्यवाद आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी दर्शकों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष कोहली जी। वाकई लोगों की लोकप्रियता सामने दिखती है, जब भी आशीष जी लाइव आते हैं तो धड़ाधड़ लोग इनको देखने के लिए, यानी कि एक मिनट भी गंवाते नहीं। और वाकई इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ एक सुलझे हुए इंसान, यानी कि सोशल वर्कर भी हैं, जिस तरह से हमें पता है, हमें इनके बारे में जानते हैं। और वाकई इन्होंने अच्छा मैसेज दिया कि पत्रकारिता के ऊपर बहुत बड़ा, एक पत्रकार होने के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। हमें उस दायित्व तो बड़ी सूझबूझ और समझदारी से निभाना, ताकि हमारे मुंह से निकली हुई कोई भी बात, कोई इतना बड़ा फसाद लेकर हमारे सामने ना आ पड़े। जी। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, खालसा न्यूज़ का धन्यवाद, रश्मि जी, शुभम जी का और इनकी पूरी टीम का। और इनके चैनल को भी लाइक करें और सपोर्ट करें, ताकि आपको जम्मू से मैक्सिमम न्यूज़ देश के कोने कोने में मिलती रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग हर एक जगह बैठे हैं, तो वहाँ पर आपको मिलती रही। तो इनका चैनल ज़रूर सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट करें और चैनल ज़रूर लाइक करें, ताकि आपको हर खबर जो है और ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुँचे। धन्यवाद आशीष जी हमारे लिए बहुत बहुत। जी दोस्तों, हमने आपको पूरे यहाँ पे आशीष जी की पूरी वार्तालाप जो हुई आज, वाकई हमारे SPOs के लिए, हमारे जो बेरोजगार इंजीनियर्स के लिए, उनके लिए, हमारे जो डेंटल इस समय बैठे हैं, जो अपनी BDS करके घर में बैठे, उनको नौकरियाँ नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो नए हैं और BR शर्मा जो नए चेयरमैन आए हैं, हम उनसे यही निवेदन करते हैं, कम से कम थोड़ा थोड़ा करके एक फेज मैनर में ही कम से कम पोस्टें जरूर एडवर्टाइज करें, क्योंकि हमारे युवाओं की एक उम्मीद है, वो उम्मीद ना टूटे। और साथ ही साथ जिस तरह से इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पत्रकारों के ऊपर एक दायित्व है, हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द लोगों के दिलों और दिमाग पर घर कर जाता है। तो कोई भी ऐसा शब्द निकालने से पहले 100 बार सोचिए, अगर नहीं समझ आती अपने सीनियर से किसी से पूछिए, फिर ही आप अपनी ज़ुबान से ऐसे शब्द निकालिए, ताकि उन शब्दों का जो खमियाजा बाद में एक बहुत बड़े बवाल के रूप में हमें ना सहना पड़े, और कहीं ना कहीं हमारी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान ना खड़ा हो। इन चीज़ों का ध्यान भी रखना, और साथ ही साथ कोशिश करनी है, अपनी जनता से भी निवेदन करते हैं कि
किसी तरह के भी अगर मैसेज हो, यानी कि ये मैसेज वो ऐसे ही ना हो कि जाकि किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाए, या लोगों में ये मैसेज एक बहुत बड़ा बवाल बनकर सामने है। कोई भी मैसेज फॉरवर्ड ऐसा मत कीजिए, चाहे वो हमारे पत्रकार हो, चाहे वो हमारी आम जनता हो, चाहे हमारे युवा हो। और जिस तरह से फेक न्यूज़ लगातार फेसबुक पर भी आते हैं, सोशल मीडिया पर, जिस तरह से इन्होंने कहा एंटी सोशल एलिमेंट या एंटी नेशन एलिमेंट्स जो यूज़ करते हैं, उन लोगों से आप सावधान रहिए और उन लोगों से आप खबरदार रहिए। देश को आगे ले जाइए, देश के लिए लड़िए, देश हित के लिए लड़िए और देश के लोगों के लिए हमेशा उनके हित के लिए लड़िए। जुड़िए रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।